बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। शो स्टार्ट होते ही सबसे पहले एक अच्छी सी खबर आपको देना चाहूँगी। हुकूमत ने जो ऑपरेशन जो बुनियानुल मसूस उसमें कामयाबी के बाद जो है ना, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, जो आर्मी चीफ़ हैं, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तो जो मार्शल है, फील्ड मार्शल, उनका एक ऐसा ये ओहदा है जो कि एक एजाज़ी ओहदा होता है, जिनको हम 5 स्टार जनरल भी कहते हैं। जो आर्मी चीफ़ होते हैं ना, वो 4 स्टार जनरल होते हैं। तो अगर ये किसी भी आर्मी चीफ़ के दौर में अगर जंग हो और उस जंग को वो बंदा जीत जाए ना, तो फिर आर्मी चीफ़ जो होते हैं ना, उनको ये एजाज़ी ओहदा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टार जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्हें वफाकी काबीना के अजलास में ये अहम फ़ैसले हुए, जहाँ पे अनाउंस हुआ। तो इनको हम बड़ी मुबारकबाद पेश करेंगे। फील्ड मार्शल के तौर पे इनको तरक्की दी गई। और हमारे जो एयर चीफ़ मार्शल हैं नाज़रीन, ज़हीर बाबर साहब जो है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो पूरी होने पर इनकी खिदमत को जारी रखने का भी फ़ैसला किया गया है। तो फिर ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमारे लिए बात है ना, कि आपको हम ये भी बता दें साथ साथ कि आसिम मुनीर साहब से पहले जो है ना, वो जनरल अयूब ख़ान साहब जो थे, वो इस फील्ड मार्शल के ओहदे पर थे। तो ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से। बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है, कामयाबी है इंडिया के ख़िलाफ़, कि हमने इंडिया को शिकस्त दी थी और उसके बाद ये ओहदा देखें किस तरीके से इनको दिया गया, इनको मिला। तो मैं कहती हूँ ये हकदार थे और सही ओहदे से नवाजा गया इनको। हम पूरी कौम की तरफ से इनको बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, आज एक और चीज़ है, इसके अंदर चाय नहीं है, मगर मैं इसके अंदर चाय की पत्ती डाल के, पानी डाल के लेकर आई हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो मुझे इतनी कॉफ़ी सूट नहीं करती। इसलिए ये देखें मेरी कॉफ़ी रखी हुई है और आई एम नॉट हैविंग दिस। तो ये आलमी दिन मनाया जाए ना मनाया जाए, मैं अगर इसमें कुछ नई नई चीज़ें बना कर लाती हूँ तो उसमें से आज एक ये चाय भी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर दालचीनी है, चाय की पत्ती है, दूध नहीं है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा शहद है और इसके अंदर हल्का सा एप्पल साइडर विनेगर है। तो ये मैं सुबह सुबह कभी कभी दिल करता तो पी लेती हूँ, बड़ा फ्रेश फील करती हूँ, पूरे बॉडी में मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई, निकोटीन भी है। तो आज चाय का आलमी दिन है और उसके साथ ये रेसिपी आपको मैं शेयर कर रही हूँ। ट्राई दिस आउट, अच्छी लगेगी। सुबह सुबह आपको वो जिससे ब्लैक टी कहते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, बट कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड की करके देखेगा, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है, तो मैं आपको हमेशा से सेहत के नुस्खे देती हूँ। आज हमारे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। हम बात करेंगे आज फैमिली बिज़नेस के ऊपर। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग जो है फैमिली बिज़नेस में मुलव्वस हैं, काम करते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। बट अभी जो यूथ है हमारी, वो ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। हम आपको बताते हैं, 2 टाइप के बिज़नेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। हमारे यहाँ मोस्टली जो पहले चलता था इस तरीके से होता था कि जिसमें फैमिली का अपना एक बिज़नेस होता था और फैमिली का एक बंदा जो है, वो जो उसका मालिक होता है, वो अपने करीबी लोगों को जौन सा है ना उसमें रखते थे, अपनी कंपनी में सारी चीज़ों में, डिसीजन में। ठीक है, मगर सारा कुछ जो एक फ़ैसले का जो होल्ड होता है, जो पावर होता है, वो सारा कुछ उसी के हाथ में होता है, जिसको हम कहते हैं सेठ कल्चर। तो ये इस टाइप के बिजनेस। एक होते हैं पब्लिक कंपनीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी खोली है। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरी कंपनी जो है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, उसमें लोग ज़्यादा हो, और मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी जो कंपनी है उसकी शेयर्स जो पब्लिक कर देता हूँ। अब स्टॉक मार्केट में वो कोई भी इंसान जो है वो शेयर्स जाके ख़रीद सकता है। अब वो कोई भी शख्स जितने वो शेयर्स ख़रीदेगा ना, वो टेक्निकली मेरी कंपनी में उतने का मालिक बन जाएगा। ऐसे है। तो
इसमें इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ना, इसको मैनेज करने के लिए आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना इस फील्ड के, वो बैठकर कंपनी के डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, इसको किस तरफ लेके जाना है, इसकी ग्राफ को कैसे और चेंज करना है। तो ये सारे लोग होते हैं। और इसके बड़े फ़ायदे ये भी होते हैं कि आप अगर कोई गलत डिसीजन लेना चाहें तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि सिंगल हैंडेड नहीं है ना। एक कंपनी के फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंपनी के जो शेयर्स हैं ना, ताकि वो नीचे ना गिरें, तो उसका फ़ायदा ही होता है लोग जो है ना मज़ीद ज़्यादा परचेज़ करें, बेचना ना शुरू कर दें। अगर बिकना और बेचना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे तो इनके शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। तो अभी आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो फैमिली बिजनेस होते हैं ना, जिनमें सिर्फ एक बंदा बैठकर अपनी पावर चला रहा होता है, अपनी मर्ज़ी से होल्ड कर रहा होता है, डिसीजंस ले रहा होता है, तो वो जो कंपनीज़ हैं वो मोस्टली फैमिली बिजनेस फेल हो जाते हैं। आजकल किस टाइप का बिज़नेस कामयाब है? क्या प्राइवेट कंपनी के बिज़नेस ज़्यादा कामयाब है, या फिर ये जो अगर आप पब्लिक अपनी कंपनी को कर दें तो ये? तो हमारे पास बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं वो है नाजरीन अब्दुल रहमान आरिफ साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, फैमिली बिजनेस कंसल्टेंट हैं। इसलिए हमने इनको मदऊ किया था कि आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो फैमिली बिजनेस है, सबसे पहले तो हमें एलैबोरेट कर दें होता क्या है। ठीक है, मैंने तो अपने लफ्ज़ों में जितनी मुझे नॉलेज थी, बट आप कंसल्टेंट भी है, तो ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, और क्या फ़र्क आप डिफ़ाइन करेंगे इसको? अच्छा, देखिए, कोई भी कारोबार जब स्टार्ट होता है तो शुरू में हर कारोबार ही फैमिली बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो कोई इंडिविजुअल बंदा स्टार्ट फैमिली से ही होता है, फैमिली से ही होता है, या तो एक इंडिविजुअल बंदा कर सकता है, ठीक है, या दो भाइयों ने मिलके किया, ठीक है, या मियाँ बीवी ने मिलके किया, बहन भाइयों ने मिलके किया, या दो दोस्तों ने मिलके किया। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में फैमिली बिजनेस ही होता है। ओके। अच्छा, अब उसकी टाइप्स जो हैं, जो आपने एक्सप्लेन की, मैं उसको थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ। जब बिजनेस शुरू होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर भी लोग कहते हैं। अच्छा। अगर मैं अकेला उसका मालिक हूँ तो मैं सोल हूँ, लेकिन अगर हम 2-4 दोस्त मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं तो वो एओपी बन जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल होता है जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, जो आपने भी एक्सप्लेन किया। प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि हम पार्टनर्स होते हैं, लेकिन लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हमारे ज़ाती असासे उस बिज़नेस की लाइबिलिटी में नहीं आते। तो जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, जो उसकी बैलेंस शीट होती है, जो उसके असासे होते हैं, वही लाइबल होते हैं कारोबार करने के लिए। और चौथा लेवल होता है फिर द लिस्टेड कंपनीज, जिसको आप लिमिटेड कह रही हैं, और लिमिटेड के बाद फिर लिस्टेड का लेवल आता है कि आप उसको लिस्टेड करवाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आप अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के रख सकते हैं, और लिस्टेड ना भी कराएं तो कोई मसला नहीं है, बट यू कैन फॉलो द रूल्स ऑफ ऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो फैमिली बिजनेस डेफिनेटली, इसको फैमिली और नॉन फैमिली को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फैमिली बिजनेस वो होगा जिसमें सारे के सारे डिसीजन मेकिंग एक फैमिली के पास होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बंदा हो सकता है वो 2 भाई भी हों, हो सकता है वो 3 भाई हों, तो वो डिफरेंट लोग भी, जैसे आपने कहा कंपनी का मालिक एक नहीं होता। अगर वो फैमिली बिजनेस भी है तो मालिक 4 हो सकते हैं, मालिक 5 हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ फिर फैसले फैमिली की मर्ज़ी से होंगे, उनकी अपनी सोच के साथ होंगे। लेकिन जैसे ही निकल के वो लिमिटेड में जाएगा, जहाँ पे बोर्ड गवर्न कर रहा होगा, जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोल्ड अथॉरिटीज़ हैं उसके अराउंड, उस कंपनी के अराउंड, जहाँ पे आप इदारे को अपनी मर्ज़ी से नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो वो फिर लिमिटेड एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिस्टेड हो जाएगी। अच्छा। तो दैट्स द कोर। तो यहाँ पे सारे के सारे फैसले फैमिली ड्रिवन हो रहे हों, वो फैमिली बिजनेस है, और जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट बोर्ड की हो, प्रोफेशनल बोर्ड की हो, दिस इज़ कॉल्ड द नॉन फैमिली बिजनेस। अच्छा, तो ये जो फैमिली बिजनेस है पाकिस्तान में, ये मोस्टली नाकाम क्यों होते हैं? इनकी क्या वजूहत होती है? कितनी सक्सेस स्टोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, आगे जाके तो नाकामी ज़्यादातर फेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी वजह एक तो लाइल्मी है। यहाँ पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी काम करना है। हालांकि कारोबार जब बनाया जाता है तो आप उसके मालिक हैं, आपने उसमें पैसा लगाया, वक्त लगाया, कुछ अरसे के बाद आपको अपने कारोबार को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लेके जाना है। इस तरह लेके जाना है कि जब ऑनर्स काम ना भी कर रहे हों तो बिज़नेस फ्लो करता रहे। लेकिन ऑनर्स क्या करते हैं कि वो बिज़नेस से निकलते नहीं है, कारोबार के ऑपरेशन से नहीं निकलते बाहर। वो सेल भी खुद करेंगे, फाइनेंस भी खुद देखेंगे, मार्केटिंग भी खुद करेंगे, बंदों के साथ भी खुद काम करेंगे। तो वक्त के साथ साथ उनकी एज जो है वो एज हो जाते हैं। अब डेफिनेटली जो नए आने वाली जनरेशन है, अगर आप प्रॉपर सिस्टम नहीं देंगे उनको, तो नए आने वाली जनरेशन वैसे काम नहीं कर पाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही बुरी हालत है। ये नंबर आई थिंक सो कि 98% बिजनेस शायद ऐसे होंगे जो थर्ड जनरेशन में शायद जा ही नहीं पाते।
उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो आपने पूछी वो यही है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है वो बिज़नेस अडॉप्ट ही नहीं कर रहा। वो जो सिस्टम्स हैं, वो जो रेगुलेशंस हैं, वो जो कारोबार चलाने के इंटरनेशनल मेथड्स हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते। वो अपने तरीके से, जिस तरह से उसने जवानी में बिज़नेस किया था, जब उसके पास मसल्स थे, जितनी वो जान मारता था, जितनी उसमें एनर्जी थी, जितनी उसकी प्रोडक्ट इनोवेशन थी, जितना वो मार्केट को समझता था, जहाँ उनके भाइयों में जितना प्यार था वो बच्चों में तो नहीं होगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को इवॉल्व नहीं करेंगे, आप नहीं इसको चला सकते। पाकिस्तान में तो थर्ड जनरेशन आ चुकी है, इट्स अबाउट थर्ड जनरेशन, क्योंकि 47 से बिज़नेस बना था, अब तकरीबन थर्ड जनरेशन एंटर हो रही है। और ये जनरेशन पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर जाने को जा रही है। पिछली वाली जनरेशन जो है वो अल्लाह के पास जा रही है। तो इस वक्त द बिजनेस इज स्ट्रगलिंग अलॉट। आज सब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आगे एलैबोरेट करेंगे यही फैमिली बिजनेस को। तो हमारे साथ रहिएगा, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास मौजूद हैं आरिफ साहब, जो कि हमें बता रहे हैं, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, हमें अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। कौन बिज़नेस नहीं करना चाहता? क्या आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस करें? तो कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें पूछनी है जो आपको पता ही कोई नहीं है और आप बस ये सोच रहे हैं कि मैंने बिज़नेस करना, तो बिज़नेस करना आसान तो है, बिज़नेस खोलना भी आसान है, मगर उसको लेके आगे किस तरीके से चलना है, उसकी लेगेसी, उसके ग्राफ को किस तरह से बढ़ाना है और उसको पॉपुलर कैसे करना है और एक अच्छा म्यारी ब्रांड बनाना है, या कोई भी बिज़नेस खोलना है, तो वो उस तरीके से आप किस तरीके से अपने स्टेप्स जो है वो उठाएंगे और लेके चलेंगे। तो हम इस पे बात करें। अच्छा, नस्ल दर नस्ल कारोबार, और मैं कहूँगी कि जो इसमें बड़ी रुकावटें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप अपना बिज़नेस अपनी नस्ल को आगे गिफ्ट करें, उसके बाद आगे उससे नस्ल, तो नस्ल दर नस्ल जो बिज़नेस आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें जो रुकावटें होती हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपकी एंटरप्रेन्योर जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसकी जो आप समझे कि सिंसेरिटी थी या सैंटिटी थी विद हिज ओन बिज़नेस, उसको मेंटेन करना विद द नेक्स्ट जनरेशन इज़ क्रिटिकल। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, बट हम उनके अंदर क्या वो जज्बा, जोश, मोहब्बत, ग्रोथ की जो एक हंगर है वो क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, मैंने बिज़नेस कब शुरू किया? बिज़नेस शुरू किया जब मुझे ज़रूरत थी, जब मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन मेरे बच्चे जो कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पहले दिन से एसी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बेहतरीन स्कूल्स में पढ़े हैं, उनके लिए स्ट्राइविंग एफर्ट क्या है? उनको लगता है कि यार घर, गाड़ी, बार, बंगला सब कुछ तो है, मुलाजिम तो है, नाउ व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो आपको अपनी अगली नस्ल को एक विज़न देना पड़ता है, एक सोच देनी पड़ती है कि बेटा ये बिज़नेस सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं है, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ लेबर जुड़ी हुई है, इसके साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, इसके साथ वेंडर्स जुड़े हुए हैं, इसके साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। जब तक आप वो विज़न और वैल्यूज़ अपनी अगली नस्ल को ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चे इज़ कॉल्ड द सिबलिंग्स। अब उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अकेला था, फॉर एग्जांपल मेरी अपनी सारी चीज़ें थी इसके अंदर। जब दो भाई होते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, अपने अपने पेट की पड़ जाती है। तो आप समझें कि जो इनफरादी फ़वाइद हैं वो इज्तमाई फ़वाइद से बड़े हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने आप को देखने के लिए फिर आप बिज़नेस के टोटल पीसीस करना शुरू करते हैं। लोग यकीन करें, बिजनेसेस को भी ऐसे डिवाइड कर रहे हैं जैसे प्लॉट डिवाइड होते हैं। हालांकि बिजनेसेस कैन नॉट बी डिवाइड, बिजनेसेस को डिवाइड इस तरह नहीं किया जा सकता। आप उसको डिवाइड करेंगे वो छोटा हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसके अंदर जितना फूड डालेंगे, जितना उसके अंदर मीठा डालेंगे, जितना उसको बड़ा करेंगे, उतना बिज़नेस को फ़ायदा है। तो भाई भाई मिलके भी तो जो बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं वो कहते हैं तुम 20% ठीक है, बाकी 80% हमारा है। कोई कहता है कि नहीं तुम्हें 50%, 3 भाई हैं, कोई कहता है 25 तुम्हारा, 75, इस तरह से भी तो बंटवारे चल रहे होते हैं चलते बिज़नेस में। या फिर एक अगर बिज़नेस चल गया, उसकी फ्रेंचाइज और खोलनी है, एक और ब्रांच खोलनी है, एक और ऑफिस खोलना है, तो उसके लिए भी बड़ी सारी पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि ये भाई को इतना परसेंट, तुझे इतना परसेंट, भाई मेरा अपना पेट भी लगा है, मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने भी चीज़ें लेनी है, मैंने भी घर बार बनाने, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तू ठीक है आइडिया देता है, तेरा ये मेन बिज़नेस था, अब मैं भी सेम बिज़नेस खोलना चाह रहा हूँ, लाइसेंस तेरा ले लूँगा, ये सब कुछ तो ये ठीक है क्या ये सब कुछ? अच्छा देखें, ये जो आपने अभी बात की इसको इक्विटी बोला जाता है। अच्छा, जब आप इक्विटी की डेफिनेशन के मेरे कारोबार में कितना हिस्सा है, 33-33 है, या 25-25 के 4 हैं, या 20-20 के 5 हैं, या 50-25-25। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये कारोबार को शुरू करते वक्त डिसाइड होते हैं। ओके, अच्छा, इसको बोलते हैं द इक्विटी इन द बिजनेस, हससदारी बोलते हैं, हिस्सादारी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका फैसला किस तरह होता है? इसका फैसला आपके पैसों के साथ होता है। इक्विटी 3 तरह की होती है। वन इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल इक्विटी, कि हम दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, हम लोगों ने बराबर पैसे डाले और बराबर के हिस्सेदार हैं शुरू में। एक होती है उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। बड़े भाई ने कारोबार पहले शुरू किया, उन्होंने शुरू में फैसला नहीं किया कि यार हमारी कितनी इक्विटी होगी। कुछ अरसे के बाद बड़े भाई ने कहा यार मैंने तो 30 साल लगाए हैं,
मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिसमें 25 साल के बाद 30 साल के बाद भाइयों को ख्याल आया कि हमारी तो हिस्सेदारी क्लियर नहीं है, हम तो काम करे जा रहे हैं, घर भी बना लिए हैं, गाड़ियाँ बना ली हैं, लेकिन कारोबार में हमारी क्या हिस्सेदारी है वो क्लियर नहीं है। जब हम हिस्सेदारी क्लियर करने बैठे तो उनको जमा किया तो वो 135 हो गई, 100 नहीं हो रही। एक बंदा कह रहा है मेरी 60 है, एक कह रहा है मेरी 35 है, कह रहा है मेरी 25 है, तो 100 तो नहीं हो सकती, 100 करनी है ना आपने पूरी। उसके लिए वो कह रहा है कि जी मैं जब आया था तो कारोबार ने बहुत तरक्की की, तो आप समझें कि मेरी इंटेलेक्चुअल इक्विटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैंने आके इसके अंदर वैल्यू ऐड किया, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एक कहता है जी स्वेट इक्विटी, मैंने टाइम बहुत लगाया इसके अंदर। तो ये डिफरेंट तरह की अंडरस्टैंड, आजकल के स्टार्टअप्स में आप देख रही होंगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल इक्विटी बेस्ड है, कि मैं एक आइडिया लेके आता हूँ, मैं उस आइडिया में आपके पैसे के एवज आपको 10% शेयर देता हूँ, तो वो एक्चुअल में मेरी इंटेलेक्चुअल इक्विटी ज़्यादा है और फाइनेंशियल इक्विटी कम है उसके अंदर। तो जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल इक्विटी ज़्यादा होती है। तो हिस्सेदारी पैसे की मुनासबत से बनती है और मालिकों की अंडरस्टैंडिंग से बनती है, ये आप ऐसे नहीं बदल सकते। अच्छा, अब हम ये जो नस्ल दर नस्ल बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें जो हमारे बच्चे हैं, अगर कोई बेटा या फिर जो बेटी है वो बिज़नेस संभालने के काबिल नहीं है, तो फिर हम क्या करें? अगर नहीं है तो उसका हल क्या है? अच्छा, इसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि जो आपके ज़ाती असासे हैं ना कारोबार में, वो बिज़नेस के असासों से अलग करें। देखें, एक बिज़नेस की फैक्ट्री है, बिज़नेस की गाड़ियाँ हैं, बिज़नेस की चीज़ें हैं वो, और जो आपका ज़ाती घर है, ज़ाती चीज़ें हैं, उसको अलग करें। पहला काम तो ये करें, क्योंकि अगर आप ये अलग नहीं करेंगे तो जो बच्चे हैं वो समझेंगे कि ये सब कुछ भी हमारा है, हालांकि उनकी जो चीज़ें हैं वो 2 तरह से हैं, जो बाप की जायदाद है और जो बाप की हिस्सेदारी है वो बच्चों की है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन को और गवर्नेंस को अलग करें, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें। अपने बच्चों को ये समझाएं कि ठीक है यार, तुम कंपनी में मालिक ज़रूर हो, लेकिन अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो, तो तुम बिज़नेस के ऑपरेशन में मत आओ प्लीज़। क्योंकि जब वो बिज़नेस के ऑपरेशंस में आएंगे और आके रोज़ाना वहाँ पे आके चौधराहट दिखाएंगे, तो जो वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो डीमोटिवेट होंगे। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। तो बेटा हो या बेटी हो, अगर तो वो प्रोफेशनली कंपनी को आके ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम पूरा रन कर सकते हैं, सैलरी पे काम कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, और वो एम्प्लॉयज़ की तरह बिहेव करें पूरी के पूरे इन्वायरमेंट में, फिर तो वो आने वाले दिनों में कारोबार के अंदर फिट इन हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले दिन ही आके आप उसको कहेंगे बेटा ये कंपनी तुम्हारी है और तुम चलाओगे, तो वो ही कांट रन द शो। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हम थोड़ा सा ग्रो करें, ग्रूम करें और उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके आएँ। मतलब आप कह रहे हैं कि बिज़नेस में जज्बात और ये मोहब्बत को थोड़ा सा अलग साइड पे रख के फिर बिज़नेस करना। हम वो निकलती नहीं है, लेकिन जज्बात, फैमिली बिजनेस के अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन आपके सारे डिसीजन अगर इमोशनल ड्रिवन होंगे तो आप कभी भी बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, आखिर में कोई 3 बुनियादी उसूल जो आपको लगता है फैमिली बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर बात करते फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे जो पहला बुनियादी असूल है कि आपकी इक्विटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आइदर वो भाई है, बाप बेटा है, कोई भी है, हिस्सेदारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़। सेकेंड, नंबर 2, आपकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम जो फाइनेंस बना रहे हो, आप अपने फाइनेंसिस को और अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को रेगुलरली देखें। और लिखा पढ़ी होना जरूरी है, लिखत क्योंकि पढ़त सुन्नत बहुत भी जरूरी है। है जी, लिखत पढ़त के लिए हिसाब का बनना, खाते का बनना बहुत ज़रूरी है। ओके, ERP होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रीटमेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सो पहली बात है हिस्सेदारी। दूसरी बात मैंने की है कि फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स, बेशक फैमिली बोर्ड हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को टाइमली इंगेज करें अपने साथ। ठीक है, अपने बच्चों को टाइमली बिल्कुल ना छोड़ देंगे, जब वो ग्रेजुएशन करके आएंगे तब बिजनेस में आ जाएंगे। वी ट्राई टू इंगेज देम लिटिल बिट प्रायर, ताकि वो वैल्यूज़ को समझ सकें, आपकी फैमिली वैल्यूज़ के। हम ईमानदार थे, हम पेमेंट टाइम पे करते थे, हम लोगों की इज्जत करते थे, हम कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करते थे। तो जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म करें अपने बच्चों के अंदर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you. क्वालिटी टाइम। हमें समझ आया है किस तरीके से हमने अगर अपने फैमिली बिजनेस को लेके चलना है और अगर अपने बच्चों में भी आगे मुंतकिल करना है तो किस तरीके से करना है। कुछ मोटी मोटी बातें थी, वो मुझे लगता है मुझे भी और आपको भी अच्छी तरीके से समझ आएगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरी आते के साथ ही अभी ना फरहान साहब से लड़ाई हुई थी। हकीम फरहान साहब हमारे शो पे, मैंने कह दिया मुझे आज के बाद ये पैकेट्स नहीं दिखाने, क्योंकि पैकेट्स के बाद ना मुझे पता है आपको समझ कोई नहीं आती। मुझे जो जो लोग मिलते हैं मुझसे आके सबसे पहले बोल रहे हमें समझ नहीं आया, वो पैकेट दिखाया तो हमें समझ नहीं आया। तो आज हमने ये फैसला किया है कि जो जो चीज़ें हमने आपको बतानी है, क्योंकि फरहान साहब के नुस्खे बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी ऐसी रिसर्च होती है इनकी जो कि मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल की है, मुझे तो इफ़ादा देती है। तो हम क्यों ना वो चीज़ आपको करके दिखाएं जिसकी पूरी प्रैक्टिस, जिससे आप सीख सकें, लर्न कर सकें कि एक एक मिकदार, उसको पीसना कैसे, उसको बनाना कैसे, उसको हल कैसे करना है, उसको पीना कैसे, हर तरीके से। क्योंकि जब तक कि वो बना के मुझे पिलाते नहीं है, मुझे पता है आपको समझ आएगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वो करवानी है। आज हम
फरहान साहब से बहुत सारी चीज़ों के बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्योंकि जो समर का मौसम है जिसमें अब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों के पीठ पे पीछे पित्त निकल आती है, चेहरे पे दाने भर जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स के मसले हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जो सर भी गर्म हो जाता है ना, वही भी हमारा मसला करता, इन सारी चीज़ों के हल पूछेंगे। फरहान साहब मेरे साथ मौजूद है। कैसे फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फरहान भाई इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं आप। हाँ वो लाए आप, एक दवाई मैंने आपसे भी मंगाई है। हाँ जी, लेके आए, मिल जाती लिपोमा की। हाँ जी, बताता हूँ। बना के लाए? हाँ जी, दवाई भी मिल जाएगी, उसका इंजामा भी है। हाँ, उसका ना मैंने आपको आज उठ जाए, क्या हो गया? जो गोटे गड्ढों में दर्द हो रहा है, क्या हो गया? जी जी, सबसे पहले तो जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, हीट स्ट्रोक, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। लोग इसको ना बिल्कुल लाइटली लेते हैं। आजकल के जिस तरह ये हीट स्ट्रोक है, गर्मी है, इसमें हमें चाहिए कि सुबह ना कोशिश करें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो सफ़र करें, अदरवाइज़ जो है ना सफ़र से परहेज़ करें। और दूसरा, इसमें कोशिश करें हेड वाला कैप लें और साथ कोई ऐसा कोई कपड़ा ऊपर रखें सर के ऊपर, जैसे पहले बुजुर्ग रखते थे वो वाइट कलर का। और कपड़ों के लिहाज से भी कपड़े ऐसे पहने जो ज़रा खुले हों और वाइट कलर के हों या हल्के रंग हों, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे भी आप बच सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो जब गर्मी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जाते ही फुल ठंडा पानी पी लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उसमें नुकसान क्या है, जाते ही थोड़ी देर रेस्ट करें, नॉर्मल पानी हल्का ठंडा पिएं, उसके बाद नहाना भी थोड़ी देर बाद चाहिए। और जो फौरी जाके ठंडा पानी पीते हैं या बाज़-औक़ात बाहर रेडियो पे लगा होता है, उसका नुकसान ये है कि जब आप बिल्कुल गर्मी से आए या ठंडा पानी पिएंगे तो उससे आपको फालिज भी हो सकता है, दिल का अटैक भी हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है, फ़ौरन ठंडी चीज़ पीने से जो हमारी वेनें हैं वो स्केड में आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये मसाइल पैदा हो सकती हैं। तो वो जो गर्मी में एक तस्कीन मिलती है, बार बार फ्रिज से हम ठंडा पानी निकालते हैं, मोस्टली लोग मटके में भी रखते हैं, आपको पता उसकी तासीर बड़ी ठंडी वाली होती है। लेकिन मटके वाली बात सही है, मटके वाली बात सही है, लेकिन जितना ज्यादा ठंडा पिएंगे आपकी कभी प्यास खत्म नहीं होगी, पेट भर जाता है, ठीक है। जैसे रमजान के महीने में रोजा खोलती हैं तो कितना ठंडा पानी पी के पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी प्यास लग रही होती है। जब प्यास लगी हो तो सबसे बेहतरीन हल्ला सादा पानी पिए, उससे प्यास मिट जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा, कोशिश करें आजकल जो मौसम है सारे ही फराग दिली का मुजाहरा करें। जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं, जगह जगह पे घरों के बाहर कूलर रखें, अगर दुकानदार हैं दुकान के बाहर कूलर भर के रखें पानी का, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो छोटी बोतल्स ख़रीद के, तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी में लोग खड़े होते हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन वाले खड़े होते हैं या और भी हमारे जो ऐसे, तो उनको बंदा एक एक बोतल जो है तकसीम करता है अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 10 बोतलें दे दे, कोई 1 बोतल, कोई 2 बोतल, तो इस तरह के हमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो है, ये आजकल इसमें जो आपने बात कही थी कि सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पित्त निकल आती है, तो पित्त के लिए तो बड़ा बेहतरीन, बड़ा आसान सा नुस्खा है। इसकी जो पित्त की जो वजूहात हैं वो ज़्यादातर गर्मी ही है, उसके अलावा तो कोई उसका रीज़न। और गर्मी में, बल्कि जब गर्मी में हम चिकन का इस्तेमाल या मटन या बीफ का, देखें जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें अपनी सब्जियां भी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखें अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, जैसी गर्मी आती हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे जो है ना मार्केट में आ जाती हैं जो हमारे लिए बेहतर होती हैं। तो हम ये जो ठंडी सब्जियों की तासीर वाली सब्जियां जिसके बारे में आप बात करेंगे अभी, उनको क्या हम चिकन और गोश्त के अंदर शामिल कर लें? बिल्कुल ऐसा, तो तासीर ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे आजकल आप चिकन या फास्ट फूड या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उसको आप छोड़ दें, आप कद्दू, तोरी, टिंडे अगर आप खाने चाहें तो इसमें आप हल्का सा गोश्त शामिल कर लें, मटन या बीफ, तो फिर इसकी तासीर अच्छी हो जाती है। लेकिन गोश्त कभी कभार इस्तेमाल किया जाए, अगर रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी पित्त भी निकलेगी, सर में दर्द भी होगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिन पीला आना शुरू हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा जिसे हम यरकान कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इसमें ग़िज़ाएँ अपनी ऐसी रखनी चाहिए जो सादा हों, ठीक है। तो सादा ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में अवेल हैं। इसमें हमें चाहिए कि सुबह का नाश्ता जो है दलिया जौ का इस्तेमाल कर लिया जाए, सागुदाना का इस्तेमाल कर लिया जाए। जो दलिया है वो रोज़ अगर खा लिया जाए तो उससे कोई पेट स्टमक इश्यूज तो नहीं होते? कुछ इस मौसम में तो बहुत अच्छा, सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में आप दलिया जौ बनाएं, उसमें आप ना बादाम की गिरी डालें, सौगी डालें थोड़ी सी, ताकि एनर्जी लेवल भी, शहद डालें, खजूर थोड़ी सी बेशक एक आधी डालें, ताकि उससे एनर्जी लेवल भी ठीक रहे और आपके अंदर हिद्दत गर्मी भी पैदा ना हो।
चार और मगज भी डाल सकते हैं, है ना, जैसे आप आपने फ्लेवर जो भी आपको जो आपने केला डाल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आप बढ़ा सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे आपने पित्त की बात की, बड़ा आसान और सादा सा नुस्खा बताता हूँ, बहुत सारे वहाँ लोग से परेशान शुरू हैं। करते हैं, चलें। ठीक है, तो नुस्खा जो है ना बड़ा आसान और सादा सा है। मेंथोल मार्केट से मिल जाता है, इसे सत पुदीना भी कहा जाता है। और सत पुदीना आप एक कोई भी पाउडर ले लें हल्का। सत पुदीना कह रहे हैं या सात पुदीना? नहीं, सत पुदीने का सत, सात लफ्ज और होता है सत पुदीना। ये क्या है? इसको पेपरमिंट भी बोला जाता है, मेंथोल भी बोला जाता है। वो आप ले लें तकरीबन कोई 5 से 10 ग्राम, उसको बिल्कुल पीस लें। तो अच्छा। आप एक पाउडर की डबिया ले लें 100 ग्राम की या 150 ग्राम पंसार की। की शॉप से मिलेगा मुझे सत पुदीना? हाँ, पंसार स्टोर से मिल जाता है, बड़ा आसान और सिंपल किस तरीके का होता है? पेपरमिंट कह सकते हैं, क्रिस्टल से होते हैं, व्हाइट कलर के। अच्छा, हाँ, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। ओके। वो लें और पाउडर में ना मिक्स करके डाल दें। यकीन किया ना, आप लगाते जाएंगे फौरन, जैसे एसी नहीं चल गया, हाँ, ये उसका इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट है। और हमने पीस के किसी भी पाउडर में बच्चों को लगा दिया, स्कूल जा रहे हैं पीठ पे, तो उनको तस्कीन रहेगी और ठंडक बेहतरीन है, बेहतरीन है। दैट्स नाइस। और दूसरा जो आपने कहा था बनाने के लिए चीज़ बताएं, तो बनाना अच्छा, अब ये इंशाल्लाह। तस्कीन तो रहेगी, पित्त का कोई इलाज भी? पित्त अगर हो जाए तो तकलीफ भी तो नहीं अच्छा, बढ़ता, इसका इलाज जलन चुभन? बड़ा आसान सा बताने लगा हूं। इसमें आप एक हफ्ते के लिए ना मुरगन अगजिया छोड़ दें, मिर्च कम कर दें, सब्जियां सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें, कच्ची लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू और शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी भी पी सकते हैं लस्सी? मीठी भी पी सकती हैं, दोनों तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के गुलाब इतना अच्छा है कि अर्के गुलाब, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अर्के गुलाब आजकल के मौसम में अगर आपने कूलर पानी का भरा है ना, तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल दिया करें। उससे क्या होगा, ये गर्मी जो है ना हिद्दत ये बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अर्के गुलाब इसके लिए इतना कमाल का रिजल्ट है, पित्त भी खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में। हमारी अम्मी तो उसके फूल की पत्तियां मटके में भी डाल देती थी। क्या मकसद था? इसका मुझे समझ ही कोई नहीं। इसका मकसद ये था, एक तो वो जो आप पानी पीते हैं ना, उसके अंदर खुशबू आने से ना गुलाब की, वो आपको एक तो मज़ेदार लगता है, टेस्टी, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जिगर के अंदर गर्मी नहीं पैदा होती। अच्छा। क्योंकि अर्के गुलाब जो है ये बेहतरीन चीज़ है गर्मियों में। आप पानी में डाल के पी लें, आप वो कूलर में डाल के रख लें थोड़ा सा, पूरा दिन वो बच्चे पीते रहें। सर आपने देखा होगा, क्योंकि मैं तो कराची में रहती थी, लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है, वो एक स्टील के भी प्याले मिलते हैं ना, कोई मेहमान अगर आके बैठते हैं तो जैसे ये रूरल एरियाज में, गांव ग्राम में जो बड़े पंचायत वाले लोग होते हैं ना, वो उस कशकोल में जो पानी डालते हैं स्टील की, तो उसमें गुलाब की पत्तियां डाल के और बर्फ डाल के मेहमान को सर्व करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम था। आज हम ना नेचर से दूर होके ही पछता रहे हैं। हाँ, मेहमान भी खुश होता था, मेहमान भी देखे ना, वो दिलकश लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, वो मंजर भी बड़ा जबरदस्त लगता है, अच्छी चीज लगती है। तो और अब नेक्स्ट हम किस तरफ नेक्स्ट जाएंगे? आजकल जो मौसम है, यकीन करें आजकल जो हमारे पास सुबह सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहा है ना, सुबह को बच्चे खाना नहीं खा के जाते। क्यों भूख नहीं लग रही? गर्मी की वजह से मतली आती है और बच्चों को। घबराहट, बेचैनी, बड़े लोग जो आ रहे हैं, दिल की धड़कन का तेज होना, सर दर्द होना, इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है। क्या? ये आप देख रहे हैं, इमली और आलू बुखारा। ये आप कह रही थी बना के, इंशाल्लाह कभी बना के दिखाएंगे। ये बड़ा आसान सा सर है। इसकी तो दोनों की तासीर ठंडी होती है। बिल्कुल, और ये भूख के लिए भी बड़ा अच्छा है। और प्लस इसके साथ ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सबसे पहले आलू बुखारा लेना है। हाँ, नुस्खा हम ब्रेक के बाद बताएंगे। हाँ, ठीक है। कोई मोटी बात बतानी तो बताओ। हाँ, ये किस चीज के लिए बता रहे हैं आप? ये बच्चों की भूख के लिए, भूख के लिए और जिगर की गर्मी के लिए, अगर पीलिया हो गया उसके लिए। वाह, ठीक है, ये बेहतरीन चीज है भाई। ये बच्चों की भूख के लिए, क्योंकि गर्मी में बच्चों को दिल नहीं करता कुछ खाने का, बड़ों का भी नहीं करता, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस नुस्खे को हम सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती गर्मियों में, बड़ों को भी नहीं लगती, मगर उनके लिए स्पेशली और किस काम के लिए ये इमली और आलू बुखारे की क्या चीज़ बनाएंगे? अगर ऐसे अफराद, ये देखें जी, तीसरी चीज़ है ज़रिश्क। अच्छा। ये आपने, ये इमली है, रात को थोड़ी सी इमली ले लें, 4-5 दाने, ठीक है, और 4-5 दाने ले लें आलू बुखारे के, ठीक है। ये दो चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं। तीसरी है ये ज़रिश्क। हाँ, ज़रिश्क देखें, छोटे छोटे बड़े क्यूट से दाने हैं ये ना अक्सर आप देखते हैं केक, ये मैं अभी खा रही थी हम। हाँ, वही, हाँ। ये ना केक के ऊपर लगे होते हैं। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका लिवर फैटी है, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ है कि आपका जिगर ठीक नहीं हो सकता। आप यही वाला अमल, इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, ये रात को भिगो के सुबह पीना शुरू कर दें। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काम करता है। लिवर फैटी हो, यूरिक एसिड के, ये तकरीबन जितना आपको देना 5 से 7 दाने इसके हो जाएं, 3-4 दाने इसके हो जाएं, 3-4 दाने इसके हो जाएं। ये रात को एक आदमी के लिए काफ़ी है, एक गिलास में। हाँ, इसके 2 गिलास बन जाएंगे, एक मग बन जाएगा। और इतना टेस्टी,
इसमें आप शक्कर डालना चाहें, नमक डालना चाहें, शुगर पेशेंट भी पी सर सकते ये हैं। ज़रिश तो ऑलरेडी मीठी है। हाँ, लेकिन आप मैं बताता हूँ ना, इसको आप जब शरबत बनाएंगे तो ये मीठा नहीं रहेगा, इसको आपने मीठा डालना पड़ेगा। वो शक्कर डालें, अगर नहीं डालें, शुगर पेशेंट है तो वो नमक डाले या वैसे ही पी ले। तो ये बेहतरीन शहद किस्म भी का- डाल सकते हैं? शहद भी डाल सकते हैं। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है कि आप ना ऐसे अफराद जो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती या बड़े हैं, दिल की धड़कन का तेज़ होना, घबराहट, बेचैनी, आंखों का पीला होना, चेहरे का पीला होना, गर्मी की वजह से सर का दर्द होना, ये ऐसी चीज़ों के लिए, और यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन भी, और साथ अगर पेशाब जलन से आ रहा है उसके लिए भी बेहतरीन और कमाल का नुस्खा है। अरे वाह। इनके एक चीज़ के कितने नुस्खे और सस्ती सी चीज़ और है। एक नुस्खे का जो एक और मैं आपको बताऊंगी उस पर आप मुझे सेकंड करेंगे। पता है क्या, आलू बुखारा भी और इमली भी दुबला करती है। अच्छा, इसमें ना ये दुबला करती है कम लोगों को, आम रूटीन में ये बिल्कुल बंदा एक ही लेवल पे रहता है। सिर्फ अच्छा। ये बीमारियों को ये होता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करें। आप इसमें मीठा ना इस्तेमाल करें, हाँ, आप उसी रूटीन में रहेंगे। ठीक है। दूसरा एक चीज़ आपको बताऊं, ये सर बड़ी मैंने मजे पता है वाली, क्या कहते हैं, ये जो इमली और आलू बुखारा होता है ना, थोड़ा सा इसको पानी में घोल के रख देती होती थी मैं, गाढ़ा गाढ़ा सा फ्रिज के अंदर। वो 3-4 दिन आपको पता आराम से चल जाता है। तो फिर मैं एक गिलास पानी लेती थी नॉर्मल जो टेम्परेचर का होता है, उसमें 1 चम्मच चाय का ये डाल के घोल के तो मैं पी जाया करती थी। कभी अगर मुझे फ्लेवर चाहिए हो तो मैं थोड़ा सा शहद भी डाल देती थी। मगर मैंने इससे बड़ा वेट लूज़ किया था आफ्टर फराल। देखिए ना, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए, जो अपने वेट को उसी जगह पे रखना चाहते हैं वो मीठा डाल लें बीच में। अच्छा। और दूसरी बात, इसका एक और मजे वाली बात ये बताऊं? वेट क्यों कम करता है ये भी बता दें, हम एक बात शुरू की हाँ, थी। वेट ये जो कम- इमली का पानी है हाँ ये जी। वेट कम करता है, आलू बुखारा भी। हाँ, ये जो है ना, ये आपका स्टमक बिल्कुल सेट कर देता है। लीवर जो फैटी होता है, जब लीवर को कम करेगा, चर्बी को जिस्म से उतारेगा तो वेट तो कम होगा। वाह। और इसके साथ एक और बड़ी मजे वाली बात बताऊं, आप ना ये बना के सुबह ना, तो ये 2 आलू बुखारे ना वैसे ही कच्चे खा रहे हैं। नहीं, कच्चे ना, उसमें जो भिगोए हुए ना उसमें से अलहदा कर लें, जब पीने लगे ना तो उसमें डाल दें। तो नहीं, साथ समझ में- आया। हाँ, ये आलू बुखारा आपने कहा ये 2 चीजों को डाला, भिगो दिया, पी लिया। और ये भी भिगो दिया, ये भी भिगो तीनों दिया, भिगो दिया। तीनों भिगो दिया। अब आपने 5 दाने भिगोए हैं ना, तो 3 को आप इनके साथ मसल लें, 2 अलहदा निकाल लें, ठीक है। जो भिगोया हुआ। हाँ। अब बाकी शरबत बनाने के बाद 2 वो उसमें डाल दें। जब आप पिए ना तो साथ आलू बुखारा खाएं, ऊपर से ये पिए, आप टेस्ट चेक करेंगे, आप कहेंगी मैं इतना जबरदस्त टेस्ट जो है ना मैंने इस्तेमाल किया। आई लाइक द ये आइडिया। बेहतरीन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। गर्मी की बहुत सारे नुस्खे सीख रहे हैं हम हकीम फरहान साहब से। टेक अ ब्रेक। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम फरहान हमें बता रहे हैं गर्मी के स्पेशल नुस्खे जो आपको तस्कीन दे और आपके मैदे को ठंडा रखे, और आपकी बाकी गर्मी की जो मसाइल हैं जिसकी वजह से सर गर्म हो जाता है, पित्त निकल आती है, मैदे की गर्मी एंड स्टफ ऑल दैट, तो वो हीट स्ट्रोक से किस तरीके से आप बच सकते हैं और इन बीमारियों से। अच्छा जी, पुदीना, नींबू, गुड़, ये क्या है, इसका क्या नुस्खा है? ये जी पुदीना जो है ना, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है पेपरमिंट इस मौसम के लिए। ठीक है। ठीक है। इसको आप अगर ये 3 चीज़ें हैं, ये देखें, ये एक पुदीना है, और दूसरा आप देख रहे हैं गुड़, और तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं लेमन। ठीक है। तो इसको आपने करना क्या है, आप ऐसे ना थोड़ी सी पत्तियाँ इसकी ना तोड़ के ना ऐसे, अगर पानी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लें, ये इस तरह पत्तियाँ तोड़ के ये डालेंगी, और इसमें थोड़ा सा गुड़। अच्छा। ठीक है। जितना कोई लोग मीठा पसंद करते हैं, कई कम पसंद करते हैं मीठा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। ठीक है। तो गुड़ डालने के बाद ना, उसके बाद ये लेमन जो है ना, इसका काट के ना, इसका रस जो है वो शामिल सर करके, काटे हाथ से कैसे काटे? हाथ सर क्या हो गया, हो जाएगा? हाथ से ये कटना नहीं है, देसी नींबू है। कट जाएगा, कट दूसरा होता तो वो कट जाना था, ये नहीं कटना। ये चम्मच से काट लें। हाँ, चम्मच से काटा जा सकता है, थोड़ा सा एफर्ट हो सकती है। हाँ, यस, ये ले, ये हमने रस चाहिए था हमें। अच्छा, सबसे पहला काम करना है, आपने पुदीना लेना है और फिल्टर वाला पानी, यानी कि साफ वाला पानी अच्छा लेके आपने उसमें ये पुदीना शामिल करना है। उसके बाद आपने गुड़ शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेना है। जब आपने ग्राइंड कर लिया, उसके बाद आपने ऐसे लेमन छोड़ना है। ये देखें यहाँ से ना, एंड में डालना है? एंड पे जितना का आपको चाहिए ना टेस्ट, ये देखें आपने तो ये थोड़ा सा डाल लिया जी, टेस्ट आ गया। इसको आपने फिर पीना है, और ये गर्मी का इतना अच्छा तोड़ है कि जैसे ही आप गिलास पिएंगे फ़ौरन आपके अंदर एसी चल जाएगा। ठीक है। फ़ौरन ही आपके अंदर एसी चल जाएगा, और ये गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप जब आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। इसका मतलब जो बाइक पे जाते हैं, ये मेरे भाई वगैरह यहाँ पे सारे आते हैं, बाइक पे आते हैं, इतनी गर्मी होती है, तो वो अगर सुबह सुबह अपने घर से निकलने से पहले इस तरीके से ये पूरा ग्राइंड करके बना लें, पुदीना आपने कहा और गुड़ हो गया, ठीक है, उसके बाद हस्बे जायका एंड में लेमन डाल के, तो इसको ठंडे पानी में पीना है? हाँ जी, ठंडा, आप हल्का ठंडा पिए पानी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल ठंडा, और ये साथ भी लेके जाए। वाह, बोतल में भर के साथ ले जहाँ पे भी गर्मी आप फील करें ना,
बल्कि मैं कहता होता हूँ कि पानी के कम से कम गर्मियों में 12 से 16 गिलास ज़रूर पिए। और साथ अगर इस सादा पानी नहीं पिया जाता, आप बाज़ औक़ात पीते ना तो अजीब सी तबीयत होती है। आप चंद गिलास सादा पी लें, बाकी आप इस तरह का पानी बना के रखें, एक एक घूंट करके 2-2 घूंट करके पीते रहें। तो भाई तुम लोग सुबह सुबह आते हो ना, तो तुम लोग भी इस तरह कोई बॉटल वाटर रख लो जिसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा भी रहता है ना, तो ये ग्राइंड करके, तो जो बाइक पे आते हैं वो उस तरह से ग्राइंड करके तो उसको बना कर लेकर बच्चों को भी दे सकते हैं। ऑफिस में तो मैंने सबको कह दिया, मगर अब बच्चों को भी घर में इस तरह से स्कूल में दे सकते हैं। अभी तो स्कूल की छुट्टी होगी, घर में बच्चों को वैसे ही पिला दें। हाँ जी, ये मजेदार ही बड़ा, बच्चे बड़े शौक से पीएंगे, बेहतरीन चीज़ है। ये तो अच्छा नुस्खा लगा और फ्लेवर भी इसका बहुत मजे का होगा डेफिनेटली। आगे जी, ये हमारे पास शक्कर पड़ी हुई है, आप अच्छी वाली शक्कर ले लें। और जब शक्कर की बात आती है गर्मियों में, तो साथ ही बात आती है, शक्कर की पहचान पहले बता दें। वाइट होती है, ब्राउन होती है, दानेदार होती है। ब्राउन, वाइट नहीं लेनी, उसमें सोडे की मिकदार ज्यादा होती है। वाइट नहीं लेनी, आपने ब्राउन कलर में शक्कर दाना आपस में चिपका हुआ हो। हाँ जी, ये देखें आप ना, ये बिल्कुल अच्छी वाली शक्कर है, इसको आप देख लें। इस तरह की आप परचेज कर लें। सर यहाँ रख के दिखाएं लोगों को, जरा बताएं ताकि जो परचेज करनी है लोगों। हाँ, ये देखें जी, ये इस तरह की शक्कर आपने लेनी है, ठीक है। और ये इतनी, जब शक्कर की बात आती है ना गर्मियों में, तो साथ ही सत्तू याद आ जाते हैं। सर वो मैं इसकी पहचान पहले क्लियर कर दूं, आपने ये वाली शक्कर, ये देखें, आप उंगली से उठा के एक बार दिखा दें। ये देखें, ये ब्राउन कलर में है, ठीक है, आपस में थोड़ी चिपकी हाँ, चिपकी है, देखें छोटा छोटा जैसे गुड़ नहीं होता, अलग अलग फ्रेश दाना होता है ना, वो नहीं लेनी वो आपने। और ये कलर चेक कर लें, ये कलर चेक कर लें आप, कलर ये वाला लेना है, ठीक है। तो ये शक्कर जो है, ये वाली जब आप शक्कर लेंगे तो साथ आप लेंगे सत्तू, ठीक है। तो सत्तू इतनी कमाल की चीज है एनर्जी के लिए। जौ वाला सत्तू लेना है, जौ वाला, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका होता है बनाने का, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक गिलास लें, उसमें आप ये इस तरह इतना का हाँ जी, जौ का सत्तू डालें। और ऐसे पेशेंट जो शुगर जिनको है, उनके लिए कि वो शक्कर ना डालें, सिर्फ ये जौ का डाल के पी लिए, एनर्जी के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये अक्सर लोग जो पसीने की वजह से कमज़ोरी निकाहत हो जाती है, तो ये सत्तू जो है, या जो ऐसे अफराद हैं जो मोटे हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम मीठा यूज़ करें। मुझे तो शक्कर वैसे ही नहीं पसंद, मुझे किसी भी तरीके से मीठा, चाहे चीनी हो या शक्कर हो, मुझे नहीं पसंद। बहुत अगर दिल करता है तो मैं वो चीनी और शक्कर की क्रेविंग के लिए हल्का सा शहद ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये जब एक सांस में पीते हैं ना, थोड़ा सा गले को लगता होता है, कुछ लोगों को फंदा आ जाता है, वो नहीं खांसी वाला, तो थोड़ा इसको इसीलिए तो हलाल आके पीते हैं कि वो ना थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अच्छा, ये इतना अच्छा लगता है, हमारी अम्मियाँ पिलाती थी बड़े वाले पतीले में बर्फ डाल के, ठीक है, सत्तू को ऐसे घेर के डोई से बना के। आज देखिए हम दोबारा नेचर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उसी में ही हमारे और फायदे बता दें जरा सत्तू के। सत्तू जो है बेसिकली गर्मी के लिए कमाल है। जिगर के अंदर गर्मी हो, आपके यूरिटरी ट्रैक्ट में गर्मी हो, आपको पेशाब जलन से आ रहा है, या आंखों के आगे ये अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाती हैं, गर्मी की वजह से सर दर्द होता है, इसके लिए भी बड़ी इफेक्टिव चीज़ है। ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लगती और बड़ी कमज़ोरी और नकाहत फील होती है, तो आपको नकाहत फील हो रही है, कमज़ोरी है, तो जाते ही आप पहले घर पहुँचें, थोड़ी देर 2-4 मिनट रेस्ट करने के बाद एक गिलास सत्तू का पी लें, तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। और सर्च करके जाएं कहाँ से अच्छा सत्तू मिलता है। फारग सत्तू ना उठाइएगा, कुछ सत्तू बहुत गंदे होते हैं, कुछ ऐसी दुकानों में मिलते हैं जिसमें मट्टी भी होती है, आपको पता है, वो सत्तू नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो बहुत अच्छी जगहों से सत्तू लेती हूँ, कराची चली जाती हूँ, वहाँ से लेती हूँ, वरना पिसवा लेती हूँ, बनवा लेती हूँ। तो जो कैसी ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं जो आप पिसवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वो खालिस आप खुद कर लें, ठीक है। ये हम भी जब मार्केट से स्टॉक उठाते हैं ना बल्क, तो हमारे पास स्टॉक ये अवेल होता है, लेकिन हम इसको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा स्टॉक लेके फिर उसको अच्छी तरह साफ़ करवाते हैं, फिर उसके बाद सेल करते हैं। अच्छा सर, मैंने ना बचपन से इस सत्तू से भी ज़्यादा ना चने का सत्तू बहुत पिया है। वो उसके फ़वाइद, वो मस्कुलर पेन के लिए, हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, पढ़ रहे होते थे, ट्यूशन भी जाते थे ना, तो मेरी अम्मी कहती थी ब्रेन बूस्टर है, पी लो, ब्रेन बूस्टर है, यूं याद होगा। टेस्ट भी मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद बचपन से पिया है। बचपन से आपने पिया, बेहतरीन चीज़ है। मैं कहता हूँ ऐसे ही नहीं कहा गया कि घोड़ों की खुराक है, उसमें एनर्जी बहुत है। अम्मी कहती थी घोड़े खाता है तो देखो कैसे दौड़ता है। दिमाग के लिए, पट्ठों के लिए कमाल की चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, मैं जिम जाते वक्त भी ले लेती हूँ चने का सत्तू, बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनके असाब कमज़ोर हैं, मस्कुलर पेन रहती है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, तो मैं तो उनको खुद रेफ़र करता हूँ कि आप चने इस्तेमाल करें। तो चने का अगर आप वो सत्तू बना के इस्तेमाल कर लें तो आपके अंदर एनर्जी तो वही आएगी। बड़ी अच्छी चीज़ है, अपाहिज इंसान चलना शुरू हो जाता है। ये जो आप जिम वगैरह जाते हैं ना, वो जो आप पीते हैं बड़े, आपको बड़े महंगे बूस्टर्स, प्रोटीन शेक मिलते हैं, यही तो है। बड़ा फ़ायदा बताऊँ उसका, ऐसे अफराद जिनका दिल कमज़ोर है, हाँ,
दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जाते हैं इको करवाते हैं या ECG करवाते हैं, वो बिल्कुल ठीक आती है, तो इसका मतलब होता है कि इनके असाब का मसला है, असाबी कमज़ोरी है, पट्टे दिल के कमज़ोर हैं। ऐसे अफराद को चने के सत्तू या चने इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दिया ख़ानदान में लोगों को ये बना के। अच्छा मुझे बताएं और जी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपने लाजमी तौर पे हमारे आबाओ अजदाद में ये चीज़ें चलती आ रही थी। सरदाई आपने शायद पी होगी, लाजमी तौर पे पहले घरों में ये लाजमी बनाई जाती थी। और सरदाई में जो है ना सबसे मेन जो है होती है खशखाश। वाह, ये खशखाश जो है बड़ी कमाल की चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ रखी हैं। ये आपकी जो पिंडलियाँ दर्द करती हैं, जिसमें कमज़ोरी है, गर्मी की वजह से निढाल हो गए हैं, नकाहत है, आपको कोई चीज़ याद नहीं होती, बेहतरीन चीज़ है। और अगर इसमें आप बादाम भी ऐड कर दें तो ये सरदाई में देखें बादाम लाजमी जूज़ होता है। आपने बादाम लेने हैं, 5 से 7 अदद बादाम ले लें, 1 चम्मच बड़ा वाला खशखाश का ले लें, ठीक है। उसके बाद ये चारे मगज़ आपने ले लेने हैं आधी चम्मच, ठीक है। ये लेने के बाद आपने फिर इसमें 1 से 2 चुटकी सौंफ डालनी है। उसके बाद आपने 2 से 3 ये काली मिर्च डालनी है। अब आपने काली मिर्च हाँ जी, बड़ी ज़बरदस्त, ये सरदाई को हज़म करती है। अक्सर लोग ना सरदाई पीते हैं तो हज़म नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि फौरी तौर पे आप 3 गिलास भी पी सकते हैं, 4 भी पी सकते हैं फौरी तौर पे। अच्छा, काली मिर्चों से? काली मिर्च बहुत ज़्यादा फादियत है। अच्छा, इसमें देखें सारी चीज़ें आपको नज़र की कमज़ोरी हो, दिमाग कमज़ोर हो, सर दर्द करता हो, आपका स्टमक कमज़ोर हो, लीवर कमज़ोर हो, आपकी टांगें कमज़ोर हो, आपके जॉइंट कमज़ोर हो, सबके लिए एक ही चीज़ है ये सरदाई। सर ग्राइंडर के लिए बता दें, किसी के पास टाइम नहीं होता है। अच्छा, ये बड़ा आसान तरीका है। आपने सारी चीज़ों को रात को भिगो देना है, सुबह उठ के पहले तो था वो सरदाई जो थी ना, वो कुंडी डंडा होता था, उसमें इसको अच्छी तरह घोटना, उसके बाद वो जो कपड़ा है नीचे बाल्टी रखनी, पानी डाली जाना है, उसको निचोड़ी जाना है। लेकिन आज मलकर आज आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपने भिगोई हुई हैं, सुबह इसको ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद मलमल का कपड़ा लें और बाल्टी नीचे रखें, उसके अंदर पानी डालते जाए, इसको निचोड़ते जाए। बेहतरीन किस्म का ये ना आपका एनर्जी बूस्टर है हर लिहाज से। ये क्या है? ये काली मिर्च है, 2 से 3 दाने डालने। ये भी भिगोनी है? ये बादियाँ, सौंफ आंखों के लिए इससे तेज चीज़ कोई नहीं है। ये भी भिगोनी है? ये भी भिगोनी है। ये है जी चारे मगज़, ठीक है, ये इसका बड़ा बेहतरीन, इसको भी साथ भिगोना है। और ये बादाम, ये भी आपने लाजमी भिगोने हैं, ठीक है। कितने? ये 5 से 7 दाने। वो अगर सारे अफराद ने पीनी है तो उतनी ज़्यादा कर लें। खशखाश कितनी? खशखाश 1 बड़ा वाला चम्मच। अगर सारे घर वालों ने पीना है तो इसको आप उस हिसाब से ज़्यादा कर लें। पानी कितना? पानी अच्छा, कैसी बात है, सरदाई ऐसी चीज़ है, आपने ये बना ली, पानी आप इसमें जितना मर्जी डालना चाहें डाल सकते हैं। सत्तू में इसको आप जितना मर्जी। सर मैं एक सवाल ये कर रही थी, अगर हम इसको नहीं भिगोते हैं, हाँ जी, ठीक है, अभी तो आप कह रहे हैं ना भिगो के ग्राइंडर में सारी चीज़ें डाली और उसको ग्राइंड कर लिया और उसमें जितना पानी आपको फ्लेवर चाहिए अपने रख के पी लिया, अगर हम ये सारी चीज़ों का पाउडर बना ले पहले, अगर आप और शीशी में रख लें, क्योंकि टाइम टेकिंग भी लोगों के लिए ना, अगर पाउडर बना के हम शीशी में रख लें और फिर उसको रात में भिगो दें और सुबह उसको ग्राइंड करके तो पी जाए, वो ठीक है? रिजल्ट वो भी वही आएगा। अच्छा। लेकिन इससे कम हो जाएगा। ओके। हाँ, ये रात भिगोई पड़ी रहेंगी, इसका रिजल्ट ज़्यादा है। और उसके बाद ग्राइंड करें? हाँ जी। इसका एक और फ़ायदा ना, सर्दियों में यही चीज़ें आप ग्राइंड करके रख लें, 1 चम्मच सुबह नहार खा लिया करें, यही सारे फ़वाइद आपको फिर भी मिलेंगे, क्योंकि ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए इफेक्टिव है। तो आप जो ऐसे अफराद हैं जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो सुबह के टाइम 1 चम्मच इसका सर्दियों में ले लिया करें। सर खशखाश के अंदर मुझे पत्थर से क्यों फील हो रही है? एक याद रखिएगा, ये पत्थर नहीं है। फिर क्या? मैं बताता हूँ। इसको हम जब भगोती हैं ना, तो उसमें ये ना, इसको पहले एक दफ़ा पानी से निकालती हैं ताकि साफ़ हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल की ये निशानी होती है, इसके अंदर जिस तरह वो रॉ मटेरियल आता है उसी तरह आता है। इसके अंदर क्या होता है? मट्टी होती है? क्या होता है? हाँ, ज़ाहिर बात है, वो थोड़ी सी ना हल्की सी, लेकिन ये हल्की सी, इसको हम जब भगोती हैं तो साफ़ करके। अच्छा सुन लें, इसको डायरेक्ट पत्थरी हो जाएगी, ऐसे ना करिएगा। हाँ, इसको आपने भगोना है तो उस वक्त पहले साफ़ करना है या पानी से एक दफ़ा निकालना है, फिर उसके बाद भिगोना है। वो जब मट्टी निकल जाएगी और ये खशखाश रह जाएगी ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद इसको फिर भिगोना है। डायरेक्ट पानी में नहीं भिगोना, सारी की सारी सरदाई मट्टी वाली हो जाएगी। ये तरीका है। अब देख लें, ये सारी चीज़ें आपने रात को भिगो दी, सुबह आपने इसको आराम से ग्राइंड किया, हस्बे जायका जितना पानी चाहिए उसी पानी के अंदर ना जी, हाँ उसी पानी के अंदर। और बादाम के तो जाहिर सी बात है, हमने बादाम आपको दिखाए, इसके छिलके उतार लेगा, ये ना हो कि पूरी इसकी साबुत है, इसके साथ साबुत पत्थर,
नहीं ये पत्थर ना डाल दें। ये ना ये कूट के अब बादाम गिरी ही डालनी है। गिरी, अब बादाम के छिलका, हाँ, बादाम का छिलका निकाल के साइड पे कर देना है। वो घी हाँ, जब वो भिगोएंगे तो वैसी छिलका आराम से उतर जाएगा। और खशखाश ना कई लोग क्या करते हैं, वो ना फिर कहते हैं साफ ले लें। साफ वाली जो है धुली होती है कास्टिक से, तो वो उसका फवायद कम होते हैं। लेनी यही वाली है, खुद घर में साफ और जिसमें भिगोना है हमने उसी में ग्राइंड कर देना, उसी में ग्राइंड करना है। ठीक है, ग्रेट। और ये आप रोज़ इसमें पी सकते हैं। इसमें दूध वूध कोई ऐसी चीज़ इसमें आप ना डालना चाहें डालें, लेकिन दूध की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर ही दूध जैसा होता है। हाँ। बड़ी टेस्टी होती है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है। बादाम को वैसे ही जब पीसते हैं या कुछ करते हैं उसमें थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो वो दूध ही तो निकलता है, आमंड मिल्क बन जाता है उठा के। बिल्कुल, वो बेहतरीन चीज़ है। और ये तो बड़ा अच्छा सरदाई का नुस्खा बताया है, मुझे लगता है हम घर पे बना के पीऊँ। आज मैं भी सरदाई पीऊँगी। कोई शरबत जल्दी से बताना है जो गर्मियों के हिसाब से, तो प्लीज़ बता। गर्मियों के हिसाब से ये शरबत बजूरी है जिसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है और सदियों से चलता आ रहा है। ये जिगर के लिए खास करके बड़ा कमाल का रिजल्ट है। अगर इसके साथ इसका कम्बिनेशन बना लें अर्के कासनी और अर्के गुलाब, तो ये ऐसे अफराद जिनका SGOT SGPT बड़ा होता है, वो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन SGOT SGPT ज़्यादा होने की वजह से बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे अफराद के लिए ये सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना जाके टेस्ट करवा लें। इसी तरह बच्चे जो हैं इसी मौसम में उनका भी SGOT SGPT बढ़ जाता है, ब्लू रिबन बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्टिव है। तो ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लग रही गर्मी की वजह से, चेहरा पीला, आंखें पीली, ठीक है, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। मैं डाल रही हूँ बजूरी। जी जी, देखिए कंजूसी ना कीजिएगा, जिस तरह से मैंने डाला इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। ये हम डाल रहे हैं अर्के कासनी, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है वाकई। ये फराल को भी मैं पिलाती होती हूँ, ये काम की चीज़ें घर में वैसे आप लोग रखें। अर्के कासनी के बारे में ऐसे अफराद जिनका लीवर डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल अब एक्सपायर होने के करीब है, वो भी शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका लीवर ठीक हो जाता है। और ये अर्के गुलाब तो आपने पहले भी बताया, ये तो हर घर में होना चाहिए, ये तो घर में लाजमी होना चाहिए। सर थोड़ा सा बजूरी और डालती हूँ, मैं लोगों को बता रही हूँ बनाना, कि अगर आपने बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह। अब थोड़ा सा आपको फ्लेवर भी चाहिए ना तो बजूरी देगा आपको। कासनी में कोई फ्लेवर नहीं होता है ना जी, वो बजूरी से थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आ जाता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं अगर बच्चों को पिलाना है। सर बजूरी के फ़वाइद बता दे जल्दी से। हाँ, ये मैंने बताया। और इसके साथ साथ गर्मियों में चूँकि पानी सादा नहीं इतना पिया जाता, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आप इनमें से कोई ना कोई चीज़ साथ ऐड करते जाएँ। शरबत बजूरी के बारे में बता रहा था, लीवर के लिए ये कमाल का रिजल्ट इसका दर्जा है। ये ना ख़ास करके ऐसे अफराद जिनको यरकान हो जाता है, या पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है, या चेहरा पीला हो गया है, आंखें पीली हो गई हैं, सर चकरा रहा है, ऐसे अफराद के लिए शरबत बजूरी जो है इसका कमाल का रिजल्ट है। नींबू डाल दो। हाँ जी, नींबू डाल दें, नींबू से और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ जाएगा सर, बड़ा मज़े का। और लेमन जो है ना, इसकी शिकंजवी आजकल के दिनों में शिकंजबीन ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है। इसके साथ साथ इस मौसम में लस्सी जो है, दही की लस्सी, वो थोड़ा सा आप दही डालें पूरे गिलास में, वो बना के पी लें, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। बस मैं प्लीज़ यार, आज मुझे ये इनकी बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि बंदा सही है, देखो बात भी सही कर रहा है। मैं कहती हूँ दही खाना है ना और उसको जब पीना है तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी दही डालो, ठीक है, आधा गिलास दही हो गया, उसको फेंटो 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 चम्मच से सादे, उसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, उसको फेंटते जाओ पानी डालते जाओ फेंटते जाओ, जब वो पूरे गिलास में अच्छा हल हो जाए रगड़ दो। कुछ डालने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, खुदा के लिए ये सब कुछ चीज़ें जो आप सुन रहे होते हैं ना, ये भी डाल दो लस्सी में, वो भी डाल दो, तो यूं भी कर नहीं, प्लीज़ सादा दही रगड़ दें बस उसको पानी के अंदर और पी जाए। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है सर, बहुत अच्छा बताया। दही वाली जाते जाते बात बहुत अच्छी बताई, और यही सही तरीका है दही की लस्सी पीने का। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच फरहान साहब, मज़ा आ गया आज। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। पहले मैं आपको ख़बरदार कर दूं, फिर मैं आपको अपने मेहमान से मिलाऊंगी। ख़बरदार, जो किसी ने मुझे ये कहा कि मैंने अपने मेहमान आज टिकटॉकर बुलाए, टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, या फिर वो कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ भी हैं, इंटरटेनर होता है बंदा, ठीक है। ना तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं बिलाल सईद साहब को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं एहसन खान साहब को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ पर दानिश तैमूर को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं कोई और ऐसे सुपरस्टार्स को बुलवाना चाहती हूँ जिनके पास ऑलरेडी लाइमलाइट है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके पास शोहरत है, ग्राफ है, सब कुछ है। आप सब उनको उनके काम पे देख रहे हैं, उनके पास एक पहचान है। मगर वो लोग जो एक ऐसी एफर्ट कर रहे हैं, अपना एक अलग से क्रिएट कर रहे हैं अपनी दुनिया और अपने फ़ैन
फ़ैन फॉलोइंग जो है, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार, अपने टैलेंट के ज़रिए, एक छोटे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें मैं कहूँगी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जिसको उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिसमें अब पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वाई नॉट उनको बुला के पजीराई देना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको हमने मतलब आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जिनका कंटेंट अच्छा होता है, जिनकी स्ट्रगल अच्छी होती है। सही कह रही हूँ ना मैं? कहाँ गए, कहाँ गए गेस्ट, किधर गए गेस्ट, किधर गए? बिलाल भाई। हाँ जी फिजा जी इधर ही है। क्या हाल है? किधर? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर ही है, इत्थे ही रहना सारी उम्र, इत्थे बह के लोगों ਨੂੰ बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया, सारी उम्र इत्थे ही मर जाना, सौ लिया, खा लिया, पी लिया। ये कोई जिंदगी नहीं है। बाहर निकले, यूके जाए, लंदन जाए, फ्रांस जाए, स्पेन जाए। ये पाकिस्तान में बैठी हुई हैं आप? नहीं, मैं जाती हूँ घूम फिरने। आप पाकिस्तान में है ना, कहाँ है? मेरा शो ही आपका लंदन में होता, मजा आ जाता। हाँ, लंदन में होता, नॉर्थ कैरोलिना में होता, मजा आ जाता। हाय हाय हाय, सैन फ्रांसिस्को में होता। हाँ वैसे वेरिजोना ब्रिज पे होता। हाँ हाँ, मजा आ जाता वाकई। न्यू जर्सी में हम पुरानी जर्सियां पहन के बैठे होते हैं। पुरानी जर्सियाँ? न्यू जर्सी में नहीं ना पहने देते। अच्छा, पुरानी पहनी होती? पुरानी पहनी होती। हाँ वैसे बिलाल भाई, ये तो मैंने नहीं सोचा, मुझे आप ख्वाब दिखा रहे हैं। वैसे बड़ा मजा आएगा। आए, आपका वीजा मिल गया? आपका तो लगा हुआ है। लगा हुआ है, मगर मेरा वो विजिट वाला लगा हुआ है ना। मैं मोहसिन नकवी साहब से बात करूं? सबसे बेस्ट है वो, जब मर्जी आए जाए। हाँ वो ठीक है। हाँ अच्छा, विजिट वीजा सही होता है? बेस्ट है। अच्छा, अभी 14 को ईद के बाद हम करवा रहे हैं क्रूज। हाँ न्यूयॉर्क में चले। हाँ, क्या करेंगे? क्रूज? वहाँ पे क्रूज में एंजॉय होगा, पूल होगा, उसके अलावा पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है बिलाल भाई, पूरी दुनिया है। बहुत मजा होगा वहाँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत मजा होगा बिलाल भाई। चले फिर सारे मिलके चलते हैं। चलते हैं, है ना? शो के स्टार्ट में चलते हैं। शो ले, अच्छा और क्या क्या होगा, कुछ और बताए ना जरा देखने वालों को। बहुत मजा होगा। टेक्सास चलेंगे। टेक्सास? टैक्सी पे जाएंगे? टैक्सी पे जाएंगे ना। हाँ। फ्लाइट लेंगे, फ्लाइट लेंगे। $290 की। $290? हाँ, मैं इतने में लेता हूँ। अच्छा, कैसे मिल जाती है आपको? पहले से ऑनलाइन? पहले से मैं बुक करके रखता हूँ। अच्छा, और उसके बाद टोटल एक्सपेंस कितना आएगा अगर हम जाते हैं तो? कितने? यूएसए में। यूएसए में। टेक्सास की बता दें। टेक्सास में, अमेरिका से टेक्सास जाएंगे तो जस्ट एंड जस्ट $290 की अपने का फ्लाइट आ गई। वो तो अमेरिका की लोकल फ्लाइट है ना। अगर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो जस्ट $185 है। सिर्फ $185 लगते हैं। कैसे बिलाल भाई? एम्बेसी फीस तो टिकट तो नहीं इसमें शामिल है? तो टिकट तो फिर बाद में करवा ही लेता है बंदा। $185 में आप अमेरिका, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है करोड़ों में। क्यों? लगते ही नहीं है। अच्छा, मगर एक और मसला है ना, अभी जंग का माहौल भी है ना ज़रा। आपको पता है हमने थोड़ी सी अभी रिसेंटली ज़रा जंग जीती है, फाइट भी करना है, फाइट के लिए तैयार भी हैं। देखें अभी दोबारा हम को इंडिया इतने ज्यादा तैयार थे ना, अगर जंग लग जाती इंडिया को हम बता देते। क्या बताते हैं? इंडिया को हम बता देते कि जंग होती क्या है। क्या क्या बताते? क्या किया आपने? हमारे जो फाइटर्स हैं इतना मजेदार का लड़े हैं। ओए होए होए होए, मजा आ गया। क्या? वो जो उन्होंने जहाज गिराया है, हाय हाय। मेरे दोस्त की भी शादी है। हाँ। कहता, उसने कहा कि पाकिस्तानी सरकार को कि इंडियन सरकार से मुझे ड्रोन्स ले दो, मैंने शादी पे उड़ाने। पागल है। मैंने उसे बोला भाई ये वो ड्रोन्स नहीं है। कहता तो वैसे भी किसी काम के नहीं है ना। आला, अच्छा। कहते वैसे भी तो उनके किसी काम के नहीं है, चबला पागल तो हमें दे दे, उसके लिए शादी के लिए दे दे। हाँ बात तो सही है। मेरी जान में उड़ेगा, है ना? अच्छा, जंग में आपने क्या क्या किया बिलाल भाई, ये नहीं बता रहे मुझे। लोग कह रहे हैं बिलाल तेरी वजह से लगी है जंग। क्यों? कह रहे हैं कि आपने वीडियोस लगाई हैं, मोदी को गुस्सा आया है। अच्छा, हाँ। कौन सी ऐसी वीडियो लगा दी जो मोदी को इतना मैंने गुस्सा? इतनी मजेदार वीडियोस लगाई। मैंने एक थ्योरी पेश की, हाँ। मुसलमान और हिंदू की। अच्छा, क्या मैंने कहा हम मुस्लिम जो है रुक जा रुक जा रुक जा, सही से सुनता है ब्रेक के बाद, ठीक है? हाँ, ये ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपको ये स्टोरी बताते हैं। अच्छा जी, आपने हमें कुछ बताना था बड़ा ज़रूरी, आप कुछ बना रहे थे, ठीक है? मोदी और इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी वीडियोस आपने बनाई थी जिसकी वजह से जंग छिड़ने लग गई थी। अब आप बताएं बिलाल भाई सबको। वो इस तरह था कि मैंने इंडिया वालों के लिए बनाया कि एक थ्योरी पेश की, हाँ। कि मुसलमान जब मरता है तो जंग लगती है, तो जंग में अगर मरता है तो वो शहीद होगा। हाँ। हम अगले जान जाएंगे, हमें पहले दिन से ही खजूरें, हुरें, नहरें, ज़ाफ़रान, अंबर, ये सब कुछ मिलेगा। और इंडिया में अगर कोई हिंदू मरेगा तो वो पहले उसको उधर इंडिया में जलाएंगे, हाँ। जलने के बाद फिर वो अगले जान में जलता रहेगा। सर ये करके दिखाएं, चले।
ये जो आपने बोला था ये आज हमारे शो पे भी करके दिखाएं, ये आपका तोहफा है हमारी तरफ, आज है, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है तो सब मिलके करते हैं। चले जैसे वीडियो बनाई थी वैसे हाँ, बोलेंगे। बिल्कुल वैसे। कुफारे हिंदुस्तान, आज मैं एक थ्योरी पेश करता हूं मुसलमान और हिंदू की। अगर वो मरता है तो अगले जहान की, सबसे पहले तो होना चाहिए अमन। अगर अमन नहीं होता, इंडिया कहता है मैंने जंग लड़नी ही लड़नी है, तो फिर मुसलमान मरा तो शहीद हुआ, हाँ, अगले जान गया नहरा, खजूरा, हूरा, परियां, मजे, इंजॉय, शहद, ओए होए होए। काफिर मरा, इधर भी उसको जलाया, अगले जान गया तामी सड़ रहा, सड़े फिर जिसम बना फिर साड़े, सड़ता ही रहना है, ते अनलिमिटेड सड़ना है। मगर एक हमारे ऐसे लोग भी तो हैं, जैसे हमारे फाइटर हैं, जैसे हमारे तो हम क्योंकि पाकिस्तान देखें, हमारा जो हरा फ्लैग है उसमें जो ग्रीन हिस्सा है वो मुसलमान है, ठीक है, जो व्हाइट हिस्सा है वो सारे वो लोग हैं जिसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, और वो जो फाइटर एक, हाँ, वो भी तो क्रिश्चियन था, वो भी तो आपको पता है कितनी पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं। हमारी मट्टी जो है वो बहुत जरखेज है। मोदी को कोई ऐसा पैगाम जरूर दे, मैं कहती हूँ मोदी को यही पैगाम है कि इंसान का बच्चा बन जा। हाँ, इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, एंड पे ट्रेन के नीचे आके मरते हैं। खोते थल्ले भी आके मर सकते हैं। आप ही खोता है जंग कोई लाने दी चीज है, इतने लोग प्यार ना रह रहे ने, अमन ना रह रहे ने, तो इंसान दा बच्चा बन एवं जंग छेड़ ली तू जबरदस्ती की। सिंदूर, हाँ, मिशन सिंदूर क्या था? हमने कर दिया तंदूर। वाह, ये बात की ना आपने, जीरो कर दिया हमने, जीरो कर दिया, जीरो, है ना। उसके अलावा ये जो पाकिस्तानी कौम है खुद बैठ के बॉम्ब चलवा रही है, मिसाइल जा रहे हैं, आराम ना बैठे हुए हैं करके। हाँ, वो मुझे मेरी एक बात सुने, वो जो ऐसे उकड़ू बैठ के देख रहे थे, वो अपनी निगरानी में मिसाइल चलवा रहे थे, क्या था उनको ट्रस्ट नहीं था कि सही चल रहा है? नहीं, वो वेले है ना, कोई काम नहीं, सारे लोग वेले। मैं तो इन्होंने कहना निकलो इथों, बाहर निकलो, अपने पासपोर्ट बनवाओ ते बाहर चलिए, सारे इत्थे बैठे रहते ने। फिर जो मजा बाहर, फिजा जी आप तो देख के आई हैं, क्या मजा है, क्या एंजॉय है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से निकले, यहाँ से निकले एंजॉय के लिए, एंजॉय के लिए जाए, 4 दिन घूमे फिरे, दिल करे रह ले, वापिस आ जाए। और क्या। और देखिए अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, दुनिया है, ये दुनिया सिर्फ पाकिस्तान अल्लाह ने नहीं बनाई, पूरी दुनिया बनाई है। आप अल्लाह ताला की बनाई हुई शायद चीजें देखें तो सही, आंखें खुल के बाहर आ जाएंगी कि इतनी खूबसूरती, इतनी चीजें, इतना खूबसूरत, इतनी नेचर खूबसूरत है। हमारे लोग हैं जी, यहाँ से उठे हैं यहीं पे मर गए हैं, यहीं मर गए। नारायण का खान भी नहीं देखा होगा किसी ने, तो इन्होंने बाहर कब जाना है। अच्छा, और जो घूमना फिरना टुरना है ना, वो जवानी का ही है, बुढ़ापे का कोई नहीं है, बता दें। और यकीन माने पैसे नहीं लगते हैं, पैसे लगते ही नहीं है। ये क्या बात कर देते हैं, अगर आप कैसे नेचर की तरफ बढ़ेंगे, नेचर आपको खुद खींचेगी। अच्छा, ये उसूल है कुदरत का। और उसके अलावा किसी भी मुल्क का सिर्फ एम्बेसी फीस होती है, लाख रुपया भी, किसी मुल्क की 1 लाख रुपया फीस नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। विद इन 1 लाख आप किसी भी मुल्क जा सकते हैं, वाह, किसी भी मुल्क। अच्छा, आप तो वीज़ा भी लगाते हैं लोगों को, कंसल्टेंट भी हैं आपकी, ठीक है। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर वीज़ा लगता ही नहीं, जैसे बाली वगैरह में ख्याल से वीज़ा नहीं लगता वहाँ पे, या लगता है? अक्सर लग जाता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर विजिट्स अच्छे हैं, टूर किया हुआ है आपने, तो फिर अच्छा। उसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सस्ता है, और एक मतलब जैसे यू नो जहाँ पे जाए तो वीज़ा भी ना लगे? सबसे सस्ता वीज़ा अमेरिका का है, सबसे सस्ता। अमेरिका को कुछ भी नहीं चाहिए। मगर लोग तो डरते, कहते हैं अब तो अमेरिका वीज़ा तो डराया हुआ है ना। जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी मुल्क की वीज़ा की, तो उसके पास एजेंट है। वाह, तो एजेंट बता रहा है 40 लाख लगेगा, 60 लाख लगेगा। तो हमें यही है कि शायद लगता ही 60 लाख है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बंदा नहीं बिठाया कि उसके पास जाए, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। बिलाल भाई, एंड में कोई मैसेज खूबसूरत सा देंगे आज आप, और आपकी तरफ से खुदाफिज हम करेंगे, ठीक है। आज मेरे बड़े प्यारे भाई बिलाल भाई मेरे पास शो पे मौजूद हैं, बड़ी डाई हार्ट फैन फॉलोइंग इनकी बन चुकी है। इनके पॉजिटिव कंटेंट की वजह से इनको पूरी फैमिलीज बुलाती हैं, घरों पे बुलाती हैं, इज्जत देती हैं। वाई? बिकॉज इज्जत के काबिल हैं, इन्होंने अपनी इज्जत खुद बनाई है। क्या कहेंगे एंड में, मैसेज देना चाहेंगे तो फिर उसके बाद जाते हैं। मैसेज ये है कि फिजा जी, दुनिया बहुत खूबसूरत है, वाह, इसको एंजॉय कर लें। क्या बात है। एक दिन मर जाना है और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ मरना है और कब मरना है। सो हर लम्हे को एंजॉय करें, हर लम्हा एंजॉय करें, इतना एंजॉय करें कि जितना करें कम है। अपना बहुत ख्याल रखें। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ घूमें फिरें टोरें, एंजॉय।